Hello everyone. In this video we will be covering further question types of profit and loss. सबसे पहले हम इसमें कवर करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट को बेसिकली समझने के लिए हमें एक बार टर्म समझनी है मार्कअप। जैसे क्या रहता है, कोई भी वस्तु थी, आपको घर पे कॉस्ट प्राइस 200 रुपये पड़ रही है। तो दिवाली का सीजन है, लेट सपोज। तो आप कहते हैं कि अगर मैं 200 की चीज बढ़ा के पहले बेचने के लिए तैयार होता हूँ, लेकिन कस्टमर उस पर डिस्काउंट मांगते हैं। तो क्या करते हैं, आप 200 की चीज को पहले एक रीजनेबल प्रॉफिट प्लस कुछ ऐसे ऊपर रख देते हैं प्राइस में। जैसे 200 रुपए की चीज आपने 300 में रख दी। तो इसका जो आपने 100 रुपए ऊपर 200 से 300 रुपए लाए, 300 रुपए इसकी मार्कअप वैल्यू होगी, मार्कअप प्राइस हो गया। ठीक है, अब आप 200 रुपए की चीज जो आपको पड़ रही थी वो आप मार्केट में 300 रुपए की बेच रहे हैं। 300 रुपए की बेचे, जब कोई कस्टमर आया वो कह रहा है दिवाली सीजन है, कुछ डिस्काउंट दीजिए। तो डिस्काउंट के लिए जब 300 वाली चीज थी, तो अल्टीमेटली वो डिसाइड करता है कि आपको 300 रुपए की चीज 30 रुपए कम में दे देता है, तो वो 270 रुपए की दे देता है आपको। तो 300 रुपए की चीज पे जो आपको 30 रुपए मिला, ये आपका था डिस्काउंट। ठीक है, इसको एक बार हम मैथमेटिकल भी देख लेते हैं कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य जो उस सेलर को घर पे पड़ रहा था। एग्जाम्पल के केस में वो जो भी हमने एग्जाम्पल लिया था कितना था, 200। तो 200 पे कुछ परसेंटेज ऊपर करके मार्क किया था, कुछ प्राइस 200 ने मार्क करके कुछ ऊपर किया था, 100 रुपए ऊपर करके किया था। वो क्या है हमारा मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, मार्कअप परसेंटेज। कुछ ऊपर मार्क करके किया था। ठीक है, अब जो वो मार्क प्राइस था 300 रुपए था, उस पे आपने कुछ डिस्काउंट लिया था। जो वो होलसेलर या सेलर शॉपकीपर आपको बेच रहा था, कुछ डिस्काउंट लेने के बाद -D%, कुछ डिस्काउंट लेने के बाद वो आपको उसने जितने का बेचा वो उसका सेलिंग प्राइस था। ठीक है, अब ये इसको एग्जाम ऐसे भी देखते हैं। 200 की चीज थी, उसने आपने कुछ, वो सेलर ने ऊपर मार्क किया था, तो वो 300 का मार्क करा। 300 पे उसने फिर कुछ डिस्काउंट दिया, कितने का दिया था, 30 रुपए का डिस्काउंट दिया था, तो 270 की कॉस्ट प्राइस। सेलर को 200 रुपए का पड़ रहा था, उसने कुछ ऊपर मार्क किया, 300 का मार्क कर दिया कि डिस्काउंट लोग मांगते हैं तो पहले से ही थोड़ा सा ज्यादा मार्क कर देता हूं। तो उसके बाद 300 पे उसने कुछ डिस्काउंट दिया, वो हो गया 270 पे। अब ये देखते हैं मार्कअप परसेंट। मार्कअप, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा ही कॉस्ट प्राइस पे होता है और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे रहता है। ठीक है, अब ये देखिए, अगर हमें इस केस में मार्कअप परसेंटेज निकालनी है, मार्कअप परसेंटेज निकालनी है, तो क्या रहेगा, 300 माइनस 200। कितना ऊपर था मार्कअप, कितना प्राइस ज्यादा था, 300 माइनस 200 कितना था, 100। और वो कितने पे था, 200 पे, इंटू 100। तो क्या हुआ, 50% उसने मार्कअप किया था। डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो गया, कितना हो गया, 300 में से 270 गया 30। मार्क प्राइस कितना था, 300 इंटू 100, कितना हो गया, 10% डिस्काउंट उसने दिया था। ठीक है, मार्कअप हमेशा कॉस्ट प्राइस पे रहता है और डिस्काउंट हमेशा इस पे मार्क प्राइस पे रहता है। तो डिस्काउंट क्या रहता है, हमेशा मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिस्काउंट रहता है। ठीक है, और अगर डिस्काउंट परसेंटेज लिखनी हो तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, ये हो गया हमारा डिस्काउंट। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बेसिकली, कि एक आर्टिकल का अंकित मूल्य मार्क प्राइस 150 रुपए है और उस पर 10% डिस्काउंट दिया गया है, तो उसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, अभी हमने देखा था कि डिस्काउंट, अभी लास्ट हम जब देख रहे थे, डिस्काउंट क्या होता है, हमेशा ही परसेंटेज जो वैल्यू दी होती है वो किस पे होता है, अंकित मूल्य, मार्क प्राइस पे। तो डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, 10%। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो गया, 1/10। 10 में से 1 रुपए 1 यूनिट डिस्काउंट दिया, 10 यूनिट क्या था, मार्क प्राइस, 1 यूनिट क्या हुआ, डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 9 यूनिट। 10 यूनिट था मार्क प्राइस, 1 यूनिट था डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 10 माइनस 1, 9। तो 10 यूनिट किसके बराबर है,
150 के, तो 9 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 10 इंटू 15, तो 9 इंटू 15 कितना हो गया? 135 के। 135 इज द सेलिंग प्राइस। देखिए क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है? 10%। 10% इज 1/10, तो 10 यूनिट मार्क प्राइस है, 1 यूनिट डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 10 माइनस 1 9। तो 10 यूनिट किसके बराबर था? 150 के। 10 यूनिट किसके बराबर था? 150 के। तो 9 यूनिट के किसके बराबर हो जाएगा? इंटू 15, तो 135। 135 रुपीज इज द आंसर। सेलिंग प्राइस कितना होगा? ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वही लास्ट क्वेश्चन टाइप का ही है, इसमें वैल्यू चेंज है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्क प्राइस कितना है? 80 एंड डिस्काउंट कितना दिया है? 37.5%। तो इसका सेलिंग प्राइस निकालना है। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया होता है? मार्क प्राइस पे। और डिस्काउंट परसेंटेज में कितना है? 37.5%। तो फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा? 37.5% हमें पता है, वैसे फ्रैक्शन में कितना होता है ये? 3/8। ठीक है, तो 8 यूनिट मार्क प्राइस है, 3 यूनिट डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 5 यूनिट्स। 3/8, 8 क्या था मार्क प्राइस, उस पर 3 यूनिट डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 5 यूनिट। 8 यूनिट किसके बराबर है? 80 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 10 के। तो 5 यूनिट किसके बराबर होगी? 10 इंटू 5, 50 रुपीज। तो 50 रुपीज हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये इज द आंसर। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप। इस क्वेश्चन टाइप को समझने के लिए हम एक लॉजिक समझते हैं सक्सेसिव चेंज का। जैसे कि क्या है, अगर किसी चीज की यूनिट वैल्यू अगर लेट सपोज 300 थी, और उसमें हम 2 बार चेंज करते हैं, इंक्रीज, अभी एग्जांपल समझते हैं, इंक्रीज से 20% और 30% का इंक्रीज करते हैं, तो उसके बाद में नेट वैल्यू क्या रहेगी? जैसे अगर 300 यूनिट वैल्यू थी, एक बार हम 20% इंक्रीज करते हैं, दूसरी बार 30% इंक्रीज करते हैं, तो इसकी नेट वैल्यू क्या रहेगी? 300 पे एक बार 20% इंक्रीज किया तो कितना हो गया? 60। 20% 300 का, तो वैल्यू कितनी होगी? 360। फिर 360 पे हमने कितना इंक्रीज कर रहे हैं? 30%। सक्सेसिव इंक्रीज है, तो प्लस 30%। कितना हो गया ये 360 का 30%? 108। तो वैल्यू कितनी होगी? 460। सक्सेसिव इंक्रीज करा, पहली बार 20%, फिर 30%। अब एक चीज देखिए, सक्सेसिव इंक्रीज जब हम कर रहे थे किसी भी चीज को, तो ये ऐसा नहीं है कि 20 प्लस 30 करके हम 50% कर देंगे, ऐसा नहीं होता। सक्सेसिव में क्या रहता है? इंडिविजुअली इंक्रीज होता है, ये चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ओवरऑल मतलब यही लॉजिक लगता है। इसको हम एक बार फॉर्मूले में, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में देखते हैं। नेट चेंज, अगर इसको हम ए मान ले और इसको बी मान ले, तो नेट चेंज क्या होगा? ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100%। ये ए अगर पॉजिटिव होगा, इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस हो जाएगा, अगर ए नेगेटिव होता तो यह माइनस हो जाता। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज उसी हिसाब से होगा। इस क्वेश्चन में अगर हमें नेट इंक्रीज देखना हो, कितना होगा? 20 प्लस बी कितना है? 30, और इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कितना है? 600 बाय 100। कितना हो गया ये? 56%। इसका 56% इंक्रीज हो गया। अब 300 का अगर हम 56% देखेंगे, कितना होता है 300 का 56%? कितना होता है ये? 168। तो इंक्रीज करने के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300 प्लस 168, कितना हुआ? 468। ठीक है, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, फॉर्मूला ये वाला रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग हम प्लस माइनस कर लेंगे। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आर्टिकल पे 30% और 20% का डिस्काउंट दिया गया, तो नेट इफेक्टिव डिस्काउंट का परसेंटेज क्या होगा? ये जो भी हमने कंसेप्ट लर्न किया था उसके बेस, उस बेस पर ये क्वेश्चन है। देखिए हमने क्या देखा था कि नेट चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? नेट चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100%। ठीक है, अब यहाँ पे ए कितना है? यहाँ पे ए कितना है?
-20% नेगेटिव है। बी ए कितना -30% और बी कितना है -20%। ठीक है, इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, कितना हो गया नेट चेंज का -30 -20 प्लस -30 इंटू -20, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो कितना हुआ प्लस ऑफ 600 -50 प्लस 6 -44%। माइनस क्या इंप्लाई कर रहे हैं कि नेगेटिव, तो नेट चेंज कितना हो गया 44% उससे कम। तो अगर आर्टिकल पे जो सक्सेसिव डिस्काउंट 30% और 20% था, एक सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना हो जाएगा इफेक्टिव डिस्काउंट 44%। सी इज द आंसर। ए कितना था -30, बी कितना था -20, नेट और प्लस करके कितना हुआ 600। नेट चेंज कितना है -30 प्लस -20 प्लस 6 कितना हुआ -44% का चेंज आया। ठीक है, इसको हम एक और टाइप से भी देखते हैं। देखिए 30% कितना होता है 3/10 और 20% कितना होता है 2/10 या 1/5। ठीक है, अब देखिए 30% डिस्काउंट दे रहे थे तो उसकी वैल्यू अगर 100 थी स्टार्टिंग में, 30% डिस्काउंट दे रहे हैं, 10 पे 3 यूनिट डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वैल्यू कितनी रह रही होगी 7/10। 10 यूनिट था अगर मार्क प्राइस 100 था और 3 यूनिट डिस्काउंट दिया तो कितना रह जाएगा 10 में से 3 गया 7, तो 7/10 का जो था, और इस पे हमने कितना डिस्काउंट दिया 1/5, 1 यूनिट डिस्काउंट दिया अगर 5 प्राइस था तो कितना 4/5 होगा उसका, 4/5 पे बेच रहे होंगे उसके। ठीक है, कितना हो गया ये कितने पे बेच रहे हैं 56 यूनिट प्राइस पे बेच रहे हैं, 56 पे बेच रहे हैं, 100 की चीज थी तो कितना डिस्काउंट हो गया 100 माइनस 56 इक्वल्स टू 44% डिस्काउंट हो गया सी। ठीक है, इस वाले मेथड को एक बार दोबारा देखते हैं। डिस्काउंट अगर 30% था तो उसको फ्रैक्शन में कितना करा 3/10 और 20% का कितना हुआ 2/10 और 1/5। ठीक है, अब 10 यूनिट मार्क प्राइस था, 3 यूनिट डिस्काउंट था तो कितना था सेलिंग प्राइस कितना था 7 यूनिट, तो जो 100 था 100 का कितना हो जाएगा 7/10 हो जाएगा, 100 का 7/10। इसी तरह जो आया था अगर ये नहीं था, ये आया था इतने पे बेचे सक्सेसिव लगाया तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 7/10 इंटू 4 यूनिट का बेच रहा होगा 5 में से इंटू 4/5, 56 यूनिट का बेच रहा है अगर 100 का था तो डिस्काउंट क्या हो गया 100 माइनस 56 44। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का मार्क प्राइस, किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 रुपीज है और इसे 2 बार डिस्काउंट दिया, एक बार कितना 20%, फिर उसके बाद कितना 10%, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% दिया, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, नेट चेंज का फॉर्मूले से क्या होगा, नेट चेंज वाला जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, नेट चेंज कितना है, कितना एक बार 20% एक बार 10%, -20 -10 प्लस -20 इंटू -10/100 कितना हो गया -30, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये से ये कैंसिल, कितना हो गया +2 -30 +2 -28%। मीन्स क्या 28% का ओवरऑल डिस्काउंट दिया है, तो 100 पे 28% का डिस्काउंट दिया तो कितना हो जाएगा 72, तो वो 72 रुपीज का सेलिंग प्राइस हो गया उसका। ठीक है, इसको दूसरे मेथड से देखते हैं जो आगे काफी यूज होने वाला है। कितना 20% कितना होता है 1/5, 10% कितना होता है 10% कितना होता है 1/10, तो 100 का जब इस पे 20% डिस्काउंट दिया तो 100 का वो कितने का बेच रहा होगा 4/5 का। 5 यूनिट अगर मार्क प्राइस था, 1 यूनिट डिस्काउंट था तो कितने का बेच रहा था 4 यूनिट का, तो कितना का हो गया 100 इंटू 4/5, तो जो भी प्राइस आया उस पे वो फिर से 10% डिस्काउंट दे रहा था, इट मींस कितने की दे रहा था वो 9/10 की, तो कितना हो गया ये
₹72 की बेच रहा है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्क प्राइस है 500 और उसे सक्सेसिव डिस्काउंट उस पर दिए 50% एंड 40%, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, इसको हम बेसिकली एक बार ना फ्रैक्शन वाले मेथड से देखते हैं। 500 मार्क प्राइस था, डिस्काउंट कितना है 50%। 50% को कैसे लिखते हैं हम, 1/2। दो मार्क प्राइस था, एक डिस्काउंट था, तो सेलिंग प्राइस कितना था 1, तो कितने की बेच रहा होगा 500 टू 1/2। ठीक है, अब 40%, उसके बाद जो भी आया उस पर उसने 40% डिस्काउंट दिया। 40% मीन्स कितना होता है 40/100, 2/5। ठीक है, 5 यूनिट मार्क प्राइस था, 2 यूनिट डिस्काउंट दे रहा था, तो कितने का दे रहा था 3 यूनिट्स का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 3/5। ठीक है, 5 10 10 50 इंटू 3 150 हो गया उसका सेलिंग प्राइस 150 रुपीज। 150 रुपीज इज द सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब इसको ना एक बार एक अलग जस्ट एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसकी चेंज कर रहे हैं और देखते हैं उससे क्या होगा, आगे वो यूज कर होगा क्वेश्चंस में। देखिए 2 यूनिट का था और 1 यूनिट का उस पर डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो कितने की दे रहा है, 2 का था 1 की दे रहा है। इसी तरह यहां पे 5 का था, कितने की दे रहा है 3 की। ठीक है, तो इसको अगर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम कैंसिल करते हैं, इस केस में हो नहीं रहा, अगर कुछ कैंसिल हो रहा होता तो कैंसिल कर देते, और ये चीज आपस में मल्टीप्लाई है एक तरह से, इसको हमने इस वे में लिख दिया 2/1, और कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया 3। मतलब अगर कोई चीज 10 की थी तो ये कितने की जा रही है, अब कितने की बिक रही है 3 की, मीन्स इंटू 50, 500, तो ये भी क्या होगा इंटू 50, कितना हो गया 150। मतलब अगर कोई 500 की चीज थी तो वो 150 की जा रही है। ठीक है, इसको एक रिप्रेजेंटेशन एक अलग की है, देखिए 2 से 1 में जा रहा है और 5 की चीज थी 3 में जा रही है, तो टोटल अगर ये मल्टीप्लाइंग था 2 और 5 वाला, कितना हो गया ये 10 की यूनिट 10 यूनिट 3 में जा रही है, तो कितना हो गया 10 यूनिट किसके बराबर था 500, तो 50 से मल्टीप्लाई था, तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 50 से, कितना हो गया 150। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आर्टिकल का मार्क प्राइस है 500 रुपीज और उस पर डिस्काउंट दिया, सक्सेसिव डिस्काउंट कितना 30%, 20% एंड 10%, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखिए 30% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 3/10, 20% को कितना लिख सकते हैं 2/10 या 1/5, और 10% को कितना लिख सकते हैं 1/10। मार्क प्राइस 500 है, जो भी डिस्काउंट होता है वो किस पे होता है हमेशा मार्क प्राइस पे, तो 500 इंटू 10 यूनिट डिस्काउंट है, सॉरी 10 यूनिट इसका मार्क प्राइस है और 3 यूनिट उस पर डिस्काउंट दे रहा है, तो एक्चुअल में कितना दे रहा है 7/10 मार्क प्राइस पे, कितने पे दिया 7/10, फिर जो वैल्यू आ गई उस पे 20% डिस्काउंट, मींस 10 यूनिट अगर मार्क प्राइस था तो 2 यूनिट डिस्काउंट, तो कितना हो गया 8/10, 8/10 पे दे रहा है, जो वैल्यू आई थी उसका 8/10। इसी तरह 10% पे जो वैल्यू आई थी उसका 9/10। 36 इंटू 7, 252, तो ये 252 रुपीज का बेच रहे हो उसे, कितना हो गया 252 रुपीज। ठीक है, 252 रुपीज का बेच रहा है। अब इसको हम एक नेक्स्ट टाइप से देखते हैं, नेक्स्ट मेथड से देखते हैं कि कैसे करना है। ये वाली साइड रब कर देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं एक बारी। अब देखिए हमने लास्ट टाइम क्या किया था, लास्ट टाइम में हमने किया था 2 का चेंज का हमें फॉर्मूला पता था, अगर 3 होगा तो उस केस में क्या होता है, नेट चेंज का फॉर्मूला होता है 3 के केस में a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 100 प्लस ए बी सी अपॉन 10,000, ये नेट चेंज का 3। ए यहाँ पे कितना है -30%, बी कितना है
-20% और सी कितना है -10%। ए कितना है 30% का डिक्रीज -30, बी कितना है 20% -20, सी कितना है 10% का डिस्काउंट तो -10। तो कितना हो गया यहाँ पे -30 -20 -10 कितना हो गया -60 प्लस -30 इंटू -20 कितना होगा -30 इंटू -20 प्लस ऑफ 600 और -20 इंटू -10 प्लस ऑफ 200 और c इंटू -30 इंटू -10 प्लस ऑफ 300 अपॉन 100। ठीक है प्लस -30 -20 इंटू -10 ये कितना हो गया माइनस ही रहेगा इसमें, तो ये हटा के यहाँ चेंज करके माइनस लिख देते हैं। माइनस कितना हो 30 इंटू 20 600 तो -6000 अपॉन 10,000 ये परसेंटेज नेट चेंज आ रहा है। देखिए कितना ये कॉम्प्लिकेटेड है इसमें सॉल्व करना। -60 ये कितना है 600 और 2 800 और 3 1100, 1100 बटे 100 कितना हो गया 11 प्लस 11 माइनस 0.6 कितना हो गया 49 माइनस ऑफ 49.6 परसेंटेज आ रहा है। 49.6% का डिस्काउंट हो रहा है तो कितनी वैल्यू होगी उसकी वैल्यू कितनी पे दे रहा होगा 50.4%। 50.4% ऑफ 500 तो कितना हो गया ये 50.4 अपॉन ऑफ 500। इसको यहां से पॉइंट काटा 10 2 पीछे 2 आ रहा है कितना 252 इसी में ही है। ठीक है इसको हम एक और टाइप से देखते हैं, इसको रब कर देते हैं, एक और टाइप से कंसिडर करते हैं, यहीं पे इधर ही कर लेते हैं रादर। देखिए इस केस में एक तो ये यूजर फ्रेंडली था, मतलब आपके लिए काफी यूज करना इसको आसान था, और ये तो काफी लेंथी है मेथड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही नहीं है। एक तीसरा मेथड देखते हैं। देखिए 500 ये वर्बल भी हो जाएगा इस केस में, 500 पे 30% डिस्काउंट दे रहे कितना है 5 दिए 15 150 डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट 150 देने के बाद कितना बचा 350। अब 350 पे ये 20% डिस्काउंट दे रहा है, 35 दूना 70, 70 रुपए डिस्काउंट दे रहा है तो कितना हो गया 280। अब 280 पे ये 10% डिस्काउंट दे रहा है कितना हो गया 280 पे 10% मतलब इसका 10% कितना था 28, तो कितना हो गया -28 करेंगे 252। ठीक है इसको डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेशन से भी कर लिया। ठीक है ये आपको मेथड पता लगी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप देखेंगे कि कौन सा अप्लाई करना है, ये अवॉइड ही करिएगा मैक्सिमम केसेस में। बाकी अगर आपका ऑप्शन से हो रहा है या ऐसे वर्बल कैलकुलेशन से या फ्रैक्शन से। ठीक है लेट्स सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है विच डिस्काउंट विल गिव मैक्सिमम बेनिफिट टू शॉपकीपर। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम वो नेट चेंज वाला मेथड यूज करते हैं। नेट चेंज क्या कह रहा है, क्वेश्चन फॉर्मूला क्या कहता है a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100%। ठीक है a कितना है इसमें -20 और b को हम 0 मान लेते हैं, तो फर्स्ट केस में क्या होगा -20 -0 प्लस 0, तो -20% का ये शॉपकीपर डिस्काउंट दे रहा है। सेकंड केस में -15 -5 -20 प्लस -15 इंटू -5 कितना हो जाएगा माइनस इंटू माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस ऑफ 75/100। इसी तरह सी में -10 -10 -20 प्लस 10 इंटू 10 1 बन गया, और डी में इसी तरह -12 -8 -20 प्लस 12 इंटू 8 96/100। ठीक है देखिए अब इस केस में हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि देखिए a प्लस बी हर जगह फिक्स है, जब ये फिक्स दिया हुआ था तो शॉपकीपर को सबसे ज्यादा बेनिफिट किस केस में मिल रहा होगा जब a और b की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि बस बाकी सब प्लस में है प्लस, तो माइनस में से अगर ये चीज अगर बढ़ती जाएगी तो शॉपकीपर को उतना ही कम डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो देखिए इसमें था +75, इसमें +100 और इसमें +96, तो शॉपकीपर को सबसे ज्यादा बेनिफिट किस में दे रहा है, ये 0.96 बन रहा होगा, ये 1 बन रहा होगा, ये 0.75 बन रहा होगा।
तो शॉपकीपर को सबसे ज्यादा बेनिफिट किस में मिल रहा है? -20 + 1। ठीक है, तो देखिए, और अगर हमें ये देखना है कि कंज्यूमर को सबसे ज्यादा बेनिफिट किस में हो रहा, -20 सबसे ज्यादा हमें डिस्काउंट इसी में ही मिल रहा है, बाकी में देखिए 20 से कम, 20 से कम, 20 से कम। ठीक है, और कंज्यूमर के केस में हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट इस केस में मिल रहा होगा। ठीक है, ये एक बार ना इसका हम लॉजिक भी देखते हैं कि ऐसा क्यों है कि ये जब इक्वल थे तब वो, वैसे वो जो ये लॉजिक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी आता है, और जिसने 11 12 में इंजीनियरिंग वगैरह करी है उनको ये लॉजिक पता होगा कि डेरिवेशन से कैसे निकालना होता है। ये हम लॉजिक देखते हैं कि ऐसा क्यों आता है, लेकिन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमें ये देखना है कि अगर जब इनका ये सम सेम है चार क्वांटिटी का, तो उस केस में अगर सम सेम है, तो जब ये सम सेम है तो इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम करने के लिए इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। उस केस में ये जब चार डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी दी थी, उस केस में हमारी मैक्सिमम वैल्यू कब रहेगी? जब इनका ये वैल्यू सेम रहेगी, चाहे कुछ भी हम प्रोडक्ट ले ले। 12 8 था, 11 इंटू 9 लेंगे, कितना हो जाएगा? 99। देखिए, जितना वो इक्वल के क्लोज आ रहा है उतना वो मैक्सिमम दे रहा है। 11 इंटू 9 होगा सबसे पास, अगर इंटीजर वैल्यू में देखेंगे तो वो 99 बनेगा। 12 इंटू 8 96, और अगर हम लेंगे 13 इंटू 7 तो 91। तो सबसे ज्यादा वो कब रहेगा? जब दोनों की वैल्यू इक्वल थी। उसका सॉल्यूशन वैसे क्वाड्रेटिक में है, लेकिन एक बार हम फिर भी देख लेते हैं। देखिए लॉजिक देखते हैं कि वैसा क्यों होता है। अगर a प्लस बी की एक कांस्टेंट वैल्यू में मान लेता हूँ c, और प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो ये कब होगा? अगर a की वैल्यू में c माइनस बी लिख दूं इंटू बी, ये क्वाड्रेटिक बन गई। तो -b² प्लस BC, इसको मैं लिख सकता हूं -b² प्लस BC। अब इसको मैक्सिमम वैल्यू देखने के लिए क्या करते हैं, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आगे ये उसमें बना देते हैं, स्क्वायर वाले मेथड फॉर्म में। क्या रहेगा? इसका x के कोफिशिएंट मतलब b का कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर प्लस और माइनस, प्लस c²/4 माइनस c²/4। ठीक है, अब इसमें ये और ये चीज अगर हम लें, -b² प्लस c²/4 माइनस ऑफ bc प्लस c²/4। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, b माइनस c/2 का होल स्क्वायर प्लस c/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये a² माइनस b² a² प्लस b² -2ab की ये आइडेंटिटी है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, b माइनस c/2 का होल स्क्वायर और बाहर माइनस। ठीक है, अब ये देखिए, इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए ये कुछ भी, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये कुछ भी करो हमेशा नेगेटिव आने वाला है। तो मैक्सिमम वैल्यू करने के लिए ये जीरो होना चाहिए। ये जीरो होने के लिए क्या है? b माइनस c/2 इक्वल्स टू जीरो कर दो, तो b की वैल्यू कितनी होगी? c/2। b की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट अपॉन 2। तो b की वैल्यू कितनी होगी? इसका आधा। a था और b मिलके c बना रहे थे, तो c का आधा, मतलब a और b इक्वल होने चाहिए। a और b इक्वल होंगे, वही इसी केस में a और b इक्वल होंगे तभी होगा। ठीक है, ये लॉजिक था। और इसको अगर हमें डेरिवेशन से करना हो, जो 11 12 के वे जिन्होंने मैथ्स पढ़ा होगा उनको पता होगा, डेरिवेशन वाले केस में क्या रहता है? bc माइनस b², इसको डेरिवेशन कर दिया तो c माइनस 2b इक्वल्स टू 0। तो 2b इक्वल्स टू c, b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? c/2। तो b की वैल्यू अगर मैं c/2 रख दूंगा तो a की वैल्यू भी वही हो जाएगी, c/2। जैसे यहीं पे था, b की वैल्यू कितनी थी? c/2। a प्लस c/2 इक्वल्स टू c, तो a की भी वैल्यू कितनी होगी? c/2। तो इट मीन्स क्या? दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। वही था, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है तभी हमारा प्रोडक्ट ए बी मैक्सिमम होगा। ठीक है, thank you everyone, thanks for watching, and please like, share and subscribe, and if you have any doubts you can ask those doubts in comment section. Thank you everyone.